जो रिफॉर्म्स 2014 में शुरू हुए थे, मुझे ये डर था कि कहीं गवर्नमेंट उन रिफॉर्म्स को बंद ना कर दे। इसलिए हमारे को इस वक्त मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। फार्मर्स के इश्यूज को लेकर सरकार थोड़ी सी दबाव में है। उसे दर्शन करने वापस चले ना, वो जहाँ पे पैसा क्यों खर्चेगा। नहीं तो पत्रिका अब तो स्पॉट बन गया, ऐसे सुबह जाओ शाम को वापस। वहाँ पे रुकने के लिए प्रॉपर होटल बनने चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि स्पेस वॉरफेयर में क्या होना है। मैं तो कहता हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था शायद CIA की तरफ से। जब से चुनाव हो रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। मैं तो पूरा ब्लंटली कहूँगा, इस जम्मू मेडिकल कॉलेज को मैं स्लॉटर हाउस कहता हूँ। मैं तो जाता है उसका वापस आना बड़ा मुश्किल है। हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और सीरियस स्टेप उठाना पड़ेगा। नमस्कार। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट कैसा रहा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं दिनेश विनोत्रा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी, और डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दिमाग साहब। आप सबका स्वागत है। थैंक यू। कल के बजट के बारे में सबसे पहले शुरुआत दिनेश जी मैं आपके साथ करूंगा। ओवरऑल कल का जो बजट है वो किस तरह से आप लेते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले सबका नमस्कार। तो मैं बजट को एज ए जर्नलिस्ट या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ कि एक ये जो कोलेशन कंपल्शन बजट था, जो रिफॉर्म्स 2014 में शुरू हुए थे, मुझे ये डर था कि कहीं गवर्नमेंट उन रिफॉर्म्स को बंद ना कर दे, क्योंकि कोलिशन सरकार है। पहली बार 10 साल के बाद कोलिशन सरकार आई है, तो सरकार कहीं उन रिफॉर्म्स को ख़त्म ना कर दे जो रिफॉर्म्स 2014 में शुरू किए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार ने रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखा, लेकिन थोड़ा सा सरकार को मजबूरी के कारण बहुत बड़ा पैकेज बिहार को देना पड़ा और बहुत बड़ा पैकेज आंध्र प्रदेश को देना पड़ा। बाकी बाई एंड लार्ज बजट एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही है। शुरू की थी 2014 में, वो कंटिन्यू रखे हैं। जिस तरह से बाहर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो लाने के लिए सरकार ने पहले 40% इंटरेस्ट था, अब 35% कर दिया, कम कर दिया। इट मीन्स कि सरकार रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करेगी, तो अच्छा बजट है। बाई एंड लार्ज कहता हूँ अच्छा बजट है, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा पोलिटिकल कंपल्शन के कारण, फिर लगता है मुझे फार्मर्स का भी एक दबाव रहा एग्रीकल्चर के ऊपर इसका। सरकार पर देखिए, सरकार ने जो MSP के बारे में पहले ही सरकार ने फैसला कर लिया। फार्मर्स को लेकर जहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो सरकार ने जिस तरह से प्रपोजल बनाए हैं, अभी तो प्रपोजल बना है, उसको लेके ये आपकी बात ठीक है कि फार्मर्स के इश्यूज को लेकर सरकार थोड़ी सी दबाव में है, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी सरकार थोड़ी दबाव में है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी। इट मीन्स कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सीरियस हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इस चुनाव में अगर बीजेपी को कोई सेटबैक हुआ है तो किसानों की समस्याएं और अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर बीजेपी को सेटबैक हुआ है। तो सरकार ने इस बजट में कोशिश की है कि उस इशू को एड्रेस किया जाए। अब आने वाले समय में देखते हैं कि वो किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, कैसे सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। अनिल जी, आप चैम्बर के साथ साथ ये इंडस्ट्री भी, आपके इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए 42,270 करोड़ रुपए का बजट का जो है एलोकेट किया गया है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। हालांकि लद्दाख के लिए अलग से किया गया 5,998 रुपए का। किस तरह से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर? देखिए सर, ये 42,270 करोड़ रुपए वो है जो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने हमें देना है। जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो 1,18,000 करोड़ रुपए अलग से इन्होंने कल दिया है। वो पुलिस के लिए शायद। हाँ, नहीं, 1,18,000 करोड़ जनरल के लिए दिया है। 42,000 करोड़ का जो बजट है वो पुलिस, और जो उनके खिते से जो उन्होंने अपना अनाउंसमेंट्स किए हैं उसके एवरेज में जो हमें मिलना है वो 42,000 करोड़ रुपए है। इसमें इन्होंने 42,000 करोड़ में 12,000 करोड़ रुपए पुलिस के लिए किया है। बाकी कुछ टूरिज्म सेक्टर के लिए आप देखें, इन्होंने डल झील के लिए पैसा रखा है। लेकिन इसमें हमारी जो झीलें, पुरानी झील है, सन्नासर, मानसर, इनको सरकार भूल गई है, और उसके लिए उन्होंने उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं रखा है। देखो, डल झील में तो सिर्फ टूरिस्ट जाता है, लेकिन जो सरुईसर मानसर की झील है, इसके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। ये इसका कहीं उल्लेख अपना पांडवों के टाइम का भी उल्लेख इसमें है।
सरकार ने इसको अभी डेवलप करने की तरफ कोई नहीं लाया है। और जो बजट जो आया है सर, इसमें आप देखें 1,18,000 करोड़ में इन्होंने अपना जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को सिर्फ 500 करोड़ रुपया दिया है, जो पिछले बार से 138 करोड़ रुपया ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो इनसे अपनी मांग है, हमें जो टर्नओवर इंसेंटिव है, इन्होंने 230 करोड़ रुपये आगे हमारा इनकी तरफ हर साल का बनता है, जिसको इन्होंने पिछले साल 30-35 करोड़ रुपया दे के इसको कंपनसेट करने की कोशिश की थी। हमारी तो यही थी कि अगर इस बार सरकार ने पिछले साल से 17,000 करोड़ का बजट इनको ज़्यादा दिया है, उसमें ये अगर इंडस्ट्री सेक्टर को भी कि 500 करोड़ रुपया दे देते, तो उससे हमारी जो पुरानी इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जिसको सर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को ना कोई ज़मीन चाहिए, ना ही उसको रोड चाहिए, ना ही उसको पावर के लिए कोई इनके पास लाइन बिछाने की ज़रूरत है। उनकी इंडस्ट्री में आगे सब कुछ है, ना ही वो सरकार से इसके लिए जो प्लांट है मशीनरी पे सब्सिडी है उसके लिए ये अपना इनके पास जाते हैं कि हमें इन्होंने प्लांट है मशीनरी वही लगा रहना है। जो नई इंडस्ट्री आएगी उसने फुल पैकेज लेना है, उसे जीएसटी का भी रिइंबर्समेंट फुल लेना है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री को वही जीएसटी मिलना है, स्टेट जीएसटी मिलना है। लेकिन उनके साथ एक इन्होंने वादा किया है कि हम आपको टर्नओवर इंसेंटिव की शेप में जो एक स्लैब बना दी थी 10 लाख और 50 लाख हम आपको देंगे, लेकिन ये 10 लाख का ये कर गए हैं अपना 1 लाख 1.5 लाख, और जो 50 लाख का वो 5 लाख तक आ गया है। हमारी जो पुरानी इंडस्ट्री है उसने उसी 50 लाख या 10 लाख के एवज में अपना माल लोगों को बेच दिया है, और अब वो उनको ये आशा था कि वो जब पैसा आएगा तो हमारा जो घाटा पूरा हो जाएगा, क्योंकि नई इंडस्ट्री जो पुरानी इंडस्ट्री के साथ कम्पीट नहीं कर सकती है। सरकार को एक ये चाहिए कि अपना नई पुरानी इंडस्ट्री को भी कोई पैकेज दे जिससे वो रिवाइव करे। और ये जो हमारा 17,000 करोड़ आए, इसमें 500 करोड़ रुपये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डल झील के लिए 400 करोड़ दे सकते हैं, इतनी 5,000 पुरानी इंडस्ट्री को भी ये 500 करोड़ दे सकते हैं। अगर ये 500 करोड़ से हमारी पुरानी इंडस्ट्री उठ जाती, जिसमें 5,000 इंडस्ट्री हमारे जम्मू कश्मीर में पुरानी लगी हुई है, वो भी रिवाइव हो जाती, और उसके साथ हमारे साथ कुछ नहीं तो होगा 70-80 हज़ार वर्कर जुड़ा हुआ है, उनकी भी फैमिली चलती। सरकार का कोई भी रिफॉर्म लाने का मतलब है टूरिस्ट में कोई पैकेज लाना है, कुछ भी लाना है कि लोगों की बेरोजगारी कम हो। आप देखें जैसे सेंट्रल सरकार ने उसने अपना इंटर्नशिप के लिए अब शुरू किया है, जो 500 बड़ी कंपनियों को अप्रोच किया है, इसलिए कि लोग जो आगे इंटर्नशिप के लिए जाते थे कंपनी से उनको कुछ नहीं देती थी, अब उनको 5,000 रुपये फिक्स कर दिया है या 6,000 लमसम कर दिया है। सरकार अगर उनके लिए कर सकते हैं तो पुरानी इंडस्ट्री के लिए, जम्मू के लिए बड़ी बात नहीं है कि 500 करोड़ रुपया उससे ये रिवाइव हो और अपना माल बेचने में ये अपनी सुविधा कर सके। बिल्कुल जी, मैं फिर आपके पास आऊँगा क्योंकि जम्मू के बारे में बहुत सी चीज़ें जाननी है, क्योंकि जम्मू जिस तरह से कहते हैं जम्मू को हमेशा पीछे रखा, इस बार भी लग रहा है इस बजट में जो कुछ मिलना चाहिए था वो हिस्सा उनको नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात है डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस का जो है 6.21 लाख रुपीज, जो पिछले साल से पिछले बजट से 1.72 लाख ज्यादा है। क्या समझते हैं उसको? देखिए, जो इंटरिम बजट में जो फिगर्स दी थी वो मोर और लेस सेम ही है अभी। इनफैक्ट पूरी बजट स्पीच में अगर हम देखें तो डिफेंस की तो बात ही नहीं हुई, एज्यूम कर लिया गया कि जो पिछला था वही चलेगा, तो फिगर्स वाज मोर और लेस सेम। परंतु यहाँ हमने पहले भी यही बोला था कि इस वक्त हमारे पास 2 फ्रंट वॉर जो है, चाइना पाकिस्तान, हाफ फ्रंट हम बोलते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, और हम इसमें हाफ फ्रंट में और जोड़ रहा हूँ वो कुड भी साइबर स्पेस और साथ में स्पेस वॉरफेयर। तो इसलिए हमारे को इस वक्त मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम बजट जो है वो सैलरीज और पेंशन में जाता है। अब पेंशन को कम करने के लिए उन्होंने अग्निवीर का शुरू किया, जो कंट्रोवर्सी में है इस वक्त, कोई अगेंस्ट है कुछ फॉर है, प्लस माइनसेस हैं। परंतु पॉइंट ये है कि अगर अग्निवीर स्कीम से कोई फायदा होता भी है तो वो अभी थोड़ी फायदा होना है, वो तो जब ये अगर लोग सारा पूरी 42 ईयर्स तक सर्व करते, जो आप नहीं करेंगे तो तब उसका फायदा मिलेगा। तो अभी इमीडिएटली के लिए हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है। दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि जब हम बोलते हैं R&D की बात करते हैं, DRDO की बात करते हैं, या HAL की बात करते हैं, या बेल की बात करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ये PSUs हैं, क्योंकि जब वो पैसा कमाती हैं, जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इस वक्त, जो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में 51 लाख करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, जो हम वेपन्स बना रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, फिर हम हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, ALH बना रहे हैं, और हमारे तेजस बन रहे हैं, तो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, प्लस और भी वेपन्स के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। तो उसका जो पैसा है वो वापस जनरल बजट में जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे डिफेंस बजट में क्यों नहीं आता।
डिफेंस बजट आज भी आपका 1.8% ऑफ द जीडीपी के आसपास है, जबकि आपकी जो चुनौतियां हैं वो मैंने बोला 2.5 फ्रंट, तो वहां पे चुनौतियां ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें वहां पे कुछ गवर्नमेंट को उसके बारे में बोलना चाहिए था। अब 9 चीजें उन्होंने प्रायोरिटाइज करी। मैं मानता हूं एक डेमोक्रेसी है, सोशलिस्ट कंट्री तो नहीं बोलेंगे, बट कोशिश की जाती है कि सबको ठीक करना है, आगे चलना है। तो उसमें एक 9 की अगर वो 10 प्रायोरिटी 10वीं डिफेंस भी दे देते कंट्री की, तो वो शायद ज्यादा अच्छा होता। अभी ओवरऑल बजट के ऊपर जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज अ वेरी गुड बजट, प्रोग्रेसिव बजट है, इंडस्ट्री भी आगे जाएगी और वो जो मोदी जी का जो प्लान है वो भी आगे जा रहा है। परंतु ये जो एक इसको मैं बोलूंगा शायद पॉलिटिकल ऑपोजिशन आ रही है कि भाई कोलिशन पॉलिटिक्स की बात हो रही है, आंध्रा को दे दिया या बोले बिहार को दे दिया, तो मैं कहता हूं कि किसी ना किसी स्टेट पे तो खर्च होना ही था ना। अगर आंध्रा को और बिहार का दे दिया तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल कंपल्शन आन पड़ी है? वहां भी उनका पोटेंशियल था, शायद वो आज तक नहीं, ये देखो पॉलिटिकल बात सामने आ रही है कि तो उनकी बैसाखियां जो बनी हुई थी उनको खुश करना है, खुश करना है। अदरवाइज ऑल्सो अगर मान लो जम्मू कश्मीर में करता तो मैं खुश हो जाता। तो आज मुझे तकलीफ हो रही है कि आपने जम्मू कश्मीर बजट की बात बोली है, 12,000 करोड़ रुपया पुलिस को दे रहे हो, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट अबाउट द डिफेंस? अल्टीमेट जो सिक्योरिटी है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, आरआर के पास है। सिक्योरिटी फोर्सेस में मेजॉरिटी तो हम है, और ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि बीइंग अ डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर पुलिस आगे रहे, जो भी एक्शन लेनी है इट शुड बी बाय देम। जैसे डीजीपी साहब ने ये जो आर्मी कमांडर के साथ मिलके अपना जो कोर बैटल स्कूल भागड़ा है, बाकी आपके जो एस्पिरेंट्स सब इंस्पेक्टर्स और डीएसपी जाते थे जेकेपीएस के या दूसरे, वो पहले भी कोर बैटल स्कूल में जाते थे, पहली बार नहीं जा रहे हैं। पर इस बार क्योंकि मैंने खुद जाके देखा है, उनकी पूरी कमांडो ट्रेनिंग चल रही है बाय डे एंड नाइट। मैं चाहता हूं कि हमारी पुलिस भी इतनी सक्षम बने कि वो आर्मी के बराबर में आके उनके पास वेपन्स भी हों, टैक्टिक्स भी हों, और वो सेंटिमेंट्स भी हों, उस तरह की ट्रेडिशंस भी हों, और वो सारा इस पर कंट्रोल करें और आर्मी को फ्री करें जो हमारी 2.5 फ्रंट वॉर्स हैं, रादर एंड अ हाफ। तो इस बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि स्पेस वॉरफेयर में क्या होना है, साइबर वॉरफेयर। आजकल अभी देखिए आपने बोला माइक्रोसॉफ्ट आउटेज, मैं तो कहता हूं वो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था शायद CIA की तरफ से, अमेरिकन की तरफ से, कि अगर हम ऐसे गायब कर दें तो कहां कहां इफेक्ट कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दें। वॉरफेयर तो वो है, तो उसका होना बहुत जरूरी था। दिनेश जी, हेल्थ सेक्टर की बात की है, कल वित्त मंत्री ने उन्हें कुछ मेडिसिन में काफी छूट दी है, कैंसर के जो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपने मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, एम्स का भी बढ़ा दिया, लेकिन आज भी ना आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि आपके पास पोर्टेबल एक्सरे या स्कैनिंग के लिए नहीं है। अभी हाल ही में एक बड़ा सीनियर एडवोकेट है, उसके बेटे की सिर्फ इसलिए डेथ होगी, 4 साल का बच्चा, कि उसके पास इनके पास पोर्टेबल वो स्कैनर नहीं था, वो नहीं बचा और उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें अभी है नहीं है, तो फिर हेल्थ में वो सब करने का क्या फायदा? नहीं, अगर दर्शी आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। जम्मू कश्मीर शायद हिंदुस्तान में वाहिद ऐसी स्टेट है जहाँ कभी हेल्थ को प्रायोरिटी दी नहीं गई। किसी पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए, जब से चुनाव हो रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी है? जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 शहरों में हेल्थ सेक्टर डेवलप करने की कोशिश की गई, सिर्फ जम्मू और श्रीनगर। शायद ये दो में कह रहा हूँ, शायद ऐसा एक स्टेट है पूरे देश में जहाँ सेंट्रलाइज डेवलपमेंट हुई है, जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में। श्रीनगर शहर में भी हेल्थ इंस्टीट्यूट बने, जम्मू शहर में भी बने ना। अच्छा इंस्टीट्यूट पुंछ में बना, ना राजौरी में बना, ना कुपवाड़ा में बना, ना अनंतनाग में बना। 2 शहरों में जो हेल्थ इंस्टीट्यूट बना है वहाँ भी लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। कश्मीर में फिर भी 16 में लोगों को का विश्वास है, वहाँ पे डॉक्टर्स पे विश्वास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूँ कि जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। ये सिर्फ रेफरेंस सेंटर बना है, लोग यहाँ जाते हैं, फर्स्ट एड लेते हैं, तो यहाँ से सारे शिफ्ट हो जाते हैं नेबरिंग पंजाब में या चंडीगढ़ में चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जिस कैपिटल सिटी में आपको ऑपरेशन करवाने के लिए 15-15 दिन की डेट पड़े, सिटी स्कैन करवाने के लिए आपको 2-2 हफ्ते की डेट पड़े, पैट स्कैन अभी लगा है चलो, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी 4 दिन वेट करना पड़े। वहाँ हेल्थ सेक्टर तो आप कह नहीं सकते ना, कुछ नहीं है यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना मेडिकल मतलब स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। हेल्थ सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स है। मैं तो पूरा ब्लंटली कहूँगा जम्मू मेडिकल कॉलेज को मैं स्लॉटर हाउस कहता हूँ, यहाँ जो जाता है उसका वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के पीछे 4,400 कुछ इन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। स्कूलों की हालत यह है कि कोई भी वहाँ पे
किसी भी मतलब एक स्टिग्मा समझते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ये हमारा बच्चा सिर्फ छुपाना चाहते हैं। प्राइवेट कैसा भी है वहां में कहते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स टीचर्स होने के बावजूद भी नहीं जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अभी जो आपने 10th का रिजल्ट देखा होगा जी। मैं शास्त्री नगर में एक स्कूल है, शास्त्री नगर हायर सेकेंडरी, जी। क्या माइग्रेंट स्कूल है, वहाँ पे एक बच्चे पे एक लेक्चरर है, वो बच्चा भी फेल हो गया जी। मैथ का रिजल्ट आया, एक बच्चा एक लेक्चरर मैथ का, वो बच्चा भी फेल हो गया। जम्मू शहर के अंदर जितने स्कूल है वहाँ सरप्लस स्टाफ है, बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की रिलेटिव जो है वहाँ टीचर लगे हुए हैं, और रिजल्ट हर स्कूल का 30% से बिलो आया। तो ये गवर्नमेंट स्कूल पे सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। जो गांव में जो स्कूल हैं उन स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ स्टाफ की कमी है, बच्चे ज़्यादा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं जाता है। शहरों के स्कूलों में बच्चे कम है लेकिन सरप्लस स्टाफ है। आप विश्वास नहीं कर सकते, शहर के अंदर एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा डबल टीचर्स हैं और 2-2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं वो टीचर, और रिजल्ट वहाँ पे 30% आ रहा है क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है। शहर में पहली बार कोई पढ़ना नहीं चाहता सरकारी स्कूलों में, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनको कोई पढ़ाता नहीं है। टीचर्स की ट्रांसफर आप कर नहीं सकते, उनको हिला नहीं सकते क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं लोग। तो हेल्थ जो एजुकेशन सेक्टर है, खासकर पब्लिक जो सरकारी एजुकेशन सेक्टर है वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जम्मू कश्मीर में हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और सीरियस स्टेप उठाना पड़ेगा। ये कॉस्मेटिक स्टेटमेंट देके कि हमने अटैचमेंट बंद कर दी, वो कर दिया, उस पर कुछ नहीं होगा। सरकार को एक सीरियस स्टेप उठाना पड़ेगा इस पर। अनिल जी, हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको तो पूरी तरह डेवलप कर रहे हैं। किसी के जम्मू में इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। अगर सीधी मैंने में देखा जाए, बड़ी बड़ी 2-4 इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने अपनी सब्सिडी खाई, पैसा खाया, चले गए, बताओ। टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा नहीं दे रहे। अब इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ की जम्मू में कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ पे जाके करेगा बच्चा, जाएगा कहाँ जाएगा, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो टूरिज्म को ये बढ़ा नहीं दे। कुछ इन्होंने स्पॉट लिए हैं, टूरिज्म स्पॉट, उसमें 2-2 करोड़ रुपए का इन्होंने रखा हुआ है। तो 2-2 करोड़ में कौन सा स्पॉट जो है वो यहाँ पे बनेगा? देखिए, ऐसी बात है कि हमारी जो यहाँ पे एक तो स्टेट राइट स्टेट है, हम एक कंज्यूमिंग स्टेट से हैं, प्रोड्यूसिंग स्टेट से नहीं है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे कामयाब नहीं है। और हमें दूसरा चैप्टर मिलता है टूरिज्म से, क्योंकि जो टूरिस्ट बाहर से आएगा वो पैसा इधर खर्चेगा, लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो सीधा कश्मीर की तरफ फोकस है उसका। यहाँ पे सिर्फ पिलग्रिमेज टूरिस्ट है, जैसे आप माता वैष्णो देवी है, उसी की कृपा से साल का 1 करोड़ यहाँ पे यात्री आता है। लेकिन वो यात्री भी इतना पैसा खर्चने वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो यात्री आता सुबह ट्रेन में आया, बिल्कुल दर्शन किए, रात को फिर ट्रेन में वापस चला गया। उसने होटल में जाना किस लिए? नहाने धोने के लिए, नहा धो के उसने वापस निकल जाना है, उसने दर्शन करने वापस चले जाना। वो यहाँ पे पैसा क्यों खर्चेगा? सरकार को इसके लिए अलग से कोई इवेंट अपने बनाने पड़ेंगे। जैसे आप पत्नीटॉप ही देखो, पत्नीटॉप आपको आप वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी सर्च करो, आप यहाँ से 100 किलोमीटर से 10 डिग्री टेम्परेचर पत्नीटॉप में कम है। वर्ल्ड में कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर पे आपको 10 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा। लेकिन सरकार ने कभी भी उसको डेवलप करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज मैंने पढ़ा पेपर में कि अब सरकार वहाँ पे अपना 450 फुट पे एक तिरंगा झंडा, हमारा जो शान है हमारी, उसको वहाँ पे स्थापित करने लगे कि उससे एक सेल्फी पॉइंट बन जाए। चलो, उससे सेल्फी पॉइंट तो अच्छी बात है, लेकिन उसको एक डेवलप आप करो पत्नीटॉप को। जैसे वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हों, वहाँ पे कुछ खाने के, बच्चे देखो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज है। नहीं तो पत्नीटॉप तो स्पॉट बन गया, ऐसे सुबह जाओ शाम को वापस। वहाँ पे रुकने के लिए प्रॉपर होटल बनने चाहिए। वहाँ पे पीडीए ऐसे बना हुआ है, पीडीए वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया उसके बाद अथॉरिटी क्या है। हर किसी को उसने नोटिस दिया हुआ है, नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। हमारे यहाँ पे भद्रवाह है, उसको डेवलप करें। हमारे यहाँ पे अपना ये ऊपर अपना सरथल बनी है, हमारे पास डुडू बसंतगढ़ है, अपना पूंछ रजौरी में इससे इतने अच्छे स्थान है, ये लोग उसको डेवलप करें और उसको वर्ल्ड मैप पे लाएं। अनिल जी, आपने पत्नीटॉप से बात की और साथ में बाकी जितने भी ज्वाइनिंग जितने भी स्पॉट्स हैं उनकी बात की। अगर पत्नीटॉप में जो भी जाता है वो नथाटॉप की तरफ जाता है, जरूर जाता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह, छोटी सी लेक है, वहाँ पे हट्स बने हुए। अब वहाँ पे कंक्रीट की सारी बिल्डिंग बन रही है, जंगल फॉरेस्ट बन रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना एक आलू के लिए ना वहाँ पे बना रहे हैं, उनको स्टोरेज के लिए बना रहे हैं, जो कि मना कर रहे हैं, वहां लोकल मना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिनेश जी आप हैरान हो गए, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनओसी नहीं दिया, उसको रुकाया गया। उसके बाद फिर वहां में बन रहा है कोल्ड स्टोर, बन रहा है, इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बन रहा है, आपकी लेक पे उसका असर पड़ेगा। ये चीजें जम्मू पे नहीं देख रहे हैं, जम्मू में इग्नोर कर रहे हैं ये सब चीजें।
डेवलपमेंट दर्शी थोड़ी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लाइंड डेवलपमेंट करें। जी आपने देखा जितने भी हाईवेज बन रहे हैं उसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऊपर अपने पहाड़ी इलाकों में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पहली बार शायद आप इस बार हुआ कि रामबन और जो गूल अरनास इलाका है वहाँ पे लोग पानी के लिए तरस गए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इन्होंने जिस तरह से की है पानी के नेचुरल रिसोर्सेज बंद हो गए। डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट में इकोलॉजी का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए कि आप हज़ारों पेड़ काट दो, आप टनलिंग कर रहे हो। अब देखिए बटोत में अब क्या हो रहा है, लैंड सिंकिंग हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता बटोत बैठ जाएगा। तो डेवलपमेंट के साथ डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को भी मेंटेन करिए। वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। जैसे इन्होंने एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करी, आप सनासर की बात कर रहे थे, वहां पे इन्होंने एक ट्यूलिप गार्डन बनाया जो एक बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन है। और उसमें क्या सोचा इन्होंने, क्या प्लानिंग करी, ट्यूलिप्स जो है सिर्फ 3 महीने के लिए रहते हैं, तो 9 महीने वो जमीन बंजर है और ना ही उसकी कोई ब्यूटिफिकेशन है ना कुछ है, सिर्फ 3 मंथ्स का है। तो उसके लिए, और वो जगह उन्होंने बिल्कुल लेक के बगल में रखी है, जो कि एक किस्म का इकोलॉजिकल डिजास्टर है। एंड इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइट सीइंग पर्पसेस के लिए भी वो 9 महीने, इफ आई मे यूज द वर्ड, नासूर है। ये बातें उनको सोचनी चाहिए। शायद यही वजह है कि इस बार पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो चेयरमैनशिप है गवर्नर ने अपने पास अपने पास रखी है। हो सकता है उनकी नजर में सब चीजें। मैं लास्ट में प्रवीण जी की एक बात आगे बढ़ा दूं। प्रवीण जी ने बिल्कुल सही बात कहा। पीडीए जो भी अथॉरिटी होती है वो हर बंदे को नोटिस भेजती है। डेवलपमेंट कैसी होगी जब आप डेवलपमेंट जो करना चाहते हो उसको आप नोटिस दे देते हो। तो हमारे सर जम्मू प्रोविंस में जब तक ब्यूरोक्रेसी जो बाबूशाही है इस पे लगाम नहीं लगेगी, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। बाबुओं का राज बहुत खतरनाक है। ये नोटिस की जो बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एसओपीज नहीं है। अब मैंने एक मेरा पर्सनल एग्जांपल मैंने जो भुगता है पीडीए का, वो एक इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है और बड़े ही नोबल कॉज के लिए है। वो इसलिए नहीं चल रहा है कि वो कहते हैं कि आप यहाँ पेड़ काटोगे। देखिए पेड़ तो कटते हैं और नहीं कटने चाहिए, पर कटते हैं। तो उसके अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अगर उसमें आप प्रोविजन रखें कि अगर आप मान लो 5 पेड़ काटते हो तो आपने 10 एफॉरेस्टेशन करनी है। आफ्टर ऑल, जैसे मैं आर्मी की तरफ से बोल रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड में अगर आपने देखा, देहरादून की जो पहाड़ियां ये बिल्कुल खाली हो गई थी, जो वहां पे चिपको आंदोलन वगैरह बर्दर किया था, तो आर्मी ने वहां पे 6 इको बटालियंस तैनात करी हैं और आज वो सारा एरिया ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब एफॉरेस्टेशन के ऊपर जो आपने ध्यान देना है। जैसे आपने रामबन की भी बात करी, वाटर रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, तो वो सिर्फ इसी के लिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि चाहे आप सड़क बनाते हैं या टनल बनाते हैं, आप फॉरेस्ट को काटते हैं, बट उसको एफॉरेस्टेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। वो सीरियस प्रोविजन होना चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे अंत में जानना चाहूँ कि इस वक्त जो डिफेंस का बजट है तो हमारे जो सीमाओं के हालात है वो तो दिख रहा है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी चाइना, और इंटरनल हमारे जिस तरह से जम्मू के अंदर टेररिज्म जो है ज्यादा फैल रहा है और आने वाले दिनों में लग रहा है कि अगर चुनावों की बात करते हैं तो और भी ज्यादा इसको फैलने की जरूरत लग रहा है कि ज्यादा और फैलेगा। इस बजट में आप क्या समझते हैं कि आपकी डिफेंस के लिए सफिशिएंट है? देखिए, डिफेंस का जो पर्पस है, मैं इसको जम्मू कश्मीर पुलिस से जोड़ के बात करना चाहूंगा। 12,000 करोड़ रुपया दिया है। आई होप इट इज स्पेंट प्रॉपरली। जो उनकी पैकेट्स जो उन्होंने हटाई थी वो उनको दोबारा इंस्टॉल किया जा रहा है। जो उनकी मैन पावर शॉर्टेज है वो दोबारा लगाई जा रही है। प्लस उसके बाद जो आर्मी वाले आते हैं, आर्मी वालों के साथ में जो वीडीजीज उन्होंने बनाए थे उनको दोबारा ऑपरेशन करते हैं। और इसमें मेरी सजेशन ये है कि जो विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं ये पुलिस के अंडर नाम आके ये आर्मी के अंडर आने चाहिए, क्योंकि वो एक बेटर ह्यूमन एंड का जरिया बनेंगे। प्लस वो ट्रेन्ड मैन पावर है। हमारे जम्मू रीजन के अंदर 2 लाख एक्स सर्विसमैन हैं। अगर 2 लाख में से अगर आप 1 लाख भी नौकरी करने को तैयार हो जाता है, वो भी अगर अपने ही घर में बैठा है, और उसकी सैलरी, उसका जो वेपन सिस्टम है, उसको अच्छे वेपन, 303 वेपन से क्या, बिल्कुल जब वो M4 असॉल्ट राइफल्स लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मेड, अब 303 से क्या कर लोगे? 303 से तो हमने 92-62 की वॉर लड़ी थी और मुंह की खाई थी, जो बात में कर सकते हैं। तो इसलिए उनको थोड़े वेपन्स, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनकी चेन ऑफ कमांड, ये सारी चीजें थोड़ा कोऑर्डिनेट करके अगर वो आरआर के अंडर दे दी जाती हैं तो वो बेटर रहेगा। उसका प्रोविजन होना चाहिए था। अब वो प्रोविजन इस 12,000 करोड़ में पुलिस का, मैंने इसको स्टडी किया है, और ये पुलिस का साथ में जो सिस्टम है इसमें बहुत खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं जो उनको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर जम्मू में आपको पीस चाहिए तो आपको डिफेंस बजट में भी इसका कोई प्रोविजन प्रॉब्ली रखना चाहिए था, किसी तरीके से इनडायरेक्ट मेथड से, डायरेक्टली ना बोले। अभी जो इंडक्शन की जा रही है, पैरा कमांडोज की यूनिट्स की इंडक्शन की जा रही है, या इवन आईटीबीपी बटालियंस की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के नीचे आती हैं, तो इन सब की कोऑर्डिनेशन की कहीं पे बात होनी चाहिए। और उसके लिए मनी की जो एलोकेशन होती है वो चाहे डिफेंस बजट में करो, जम्मू कश्मीर के बजट में करो, मिनिस्ट्री ऑफ होम के किसी बजट में करो, बट वो पैसा कहीं से आना है।
और कहीं दिखाना है अगर आपको यहाँ लास्टिंग पीस चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद करते हैं कि अब जो बजट डिस्कशन होगी इनमें कुछ चीज़ें सामने आएगी, हो सकता है कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड और कुछ चले। वरिष्ठ साहब, अनिल जी और दिनेश जी, आप स्टूडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।